to you YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, बुरहान मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के जानिब से जमात 10वीं के हर सब्जेक्ट की 5 प्रैक्टिस पेपर यानी सराव पेपर लिए जा रहे हैं। ये सराव पेपर के क्वेश्चन पेपर एक्सपर्ट टीचर के ज़रिए बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि ये पेपर मेन एग्ज़ाम में पूछे जाए या उसमें से कुछ मटेरियल एग्ज़ाम में पूछा जाए। इसीलिए आज हम जमात 10वीं का मजमून मराठी का सराव पेपर नंबर 2 हल करेंगे। इस पेपर में सबसे पहला विभाग जो पूछा गया है गद्य विभाग। आपको पता होगा गद्य विभाग में 2 पैराग्राफ सबक के पूछे जाते हैं 6 नंबर के लिए। अब विभाग नंबर 1 गद्य में सबसे पहला उतारा यानी पैराग्राफ हमको अनाथांची आई इस सबक से दिया हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। पहिला प्रश्न क्रमांक अ, खालील दिलेल्या उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये जनरल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होता है सवाल नंबर 1 दर्ज झैल पैराग्राफ के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। ये जनरल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 1 चौकटी पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए। 1 नंबर के लिए पूछा गया है यानी 2 बॉक्स दिए हुए हैं। अगर हम दोनों बॉक्स में लिखते हैं तो हमको 1 नंबर मिलेगा, या फिर एक बॉक्स में हम लिखते हैं तो हमको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है, लिखना है चाहे गलत आ जाए। उसमें ज़िमनी सवाल है सिंधुताई सपकाळ यांचे लहानपणीचे नाव। सिंधुताई सपकाळ इनका बचपन का नाम। इसका जवाब हमको पैराग्राफ में ढूंढना है और इसका जवाब आपको मिलेगा पहली लाइन में आखिरी 3 लफ्ज़ चिंधी अभिमान साठे, ये उनका बचपन का नाम है। उसके बाद दूसरा ज़िमनी सवाल है सिंधुताई सपकाळ यांचे शाळेचे नाव। सिंधुताई सपकाळ इनके स्कूल का नाम। तो इसका जवाब भी आपको पैराग्राफ में ढूंढना है और उसका जवाब है ऊपर से 1 2 3 4 5वीं लाइन में बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, ये उनके स्कूल का नाम है। याद रखना है आपको यहाँ पर 2 बॉक्स बनाना है और बॉक्स में लिखना है। हो सकता है बॉक्स छोटा हो जाए तो पहले आपको लिखना है, लिखने के बाद बॉक्स बनाना है, वरना हम पहले बॉक्स बना लेंगे तो जो लिखा हुआ मटेरियल बाहर चले जाता है वो अच्छा नज़र नहीं आता। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद उसी पैराग्राफ के ताल्लुक से दूसरा सवाल पूछा हुआ है आकृति पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए। 2 नंबर के लिए पूछा हुआ है और यहाँ पर 4 खाली जगह है यानी आधे नंबर के लिए 1 जगह है। जो भी हम गलत लिखेंगे उसमें से आधा नंबर कम हो जाएगा। 1 गलत आया तो पूरा गलत होगा, ऐसे नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई सवाल को आपको छोड़ना नहीं है, सबको लिखना है। अभी सवाल है सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे वर्णन। सिंधुताई सपकाळ इनके स्कूल का खुलासा। 4 पॉइंट में हमको लिखना है कि वो स्कूल कैसी थी, वर्णन यानी खुलासा। तो इसका जवाब आपको मिलेगा एक भला मोटा हॉल होता। ये सबसे पहला वर्णन। इसको उठाएंगे और पहली बॉक्स खाली जगह में लिखेंगे कि एक बहुत बड़ा हॉल था। दूसरा गोडाउन बांधता तसा, गोडाउन बांधते हैं वैसा। इसको उठाएंगे और दूसरी खाली जगह में जैसे के वैसे लिखेंगे। तीसरी खाली जगह में आएगा कौल असलेला और आखिरी खाली जगह में आएगा समोर एक छान भले मोठे चाफ्याचे झाड़ होते और सामने एक बहुत बड़ा चाफे का दरख्त था।
इस तरह से स्कूल के ताल्लुक से 4 खाली जगह में हमने 4 बातें लिखी। पैराग्राफ में सौमत पूछा जाता है 3 नंबर का, जो यहाँ पर पूछा हुआ है। सौमत यानी जाती राय। आपको 6 से 8 लाइन के दरमियान में ये मराठी में लिखना है और उसमें हमसे सवाल पूछा हुआ है, पूर्वी मुलींचे शिक्षण यावर आपले विचार लिहा। पहले लड़कियों की तालीम, इस पर अपने ख्यालात लिखो। अब ये सौमत होता है ऐसे बच्चे जो मराठी समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, जिन्होंने वर्ड्स मीनिंग ज़्यादा लिखा है वो अच्छे से लिख लेंगे। जिनको तकलीफ जाती है वो सौमत कैसे लिखेंगे, इसका तरीका भी मैंने पहले वीडियो में बताया था। लेकिन किसी भी हाल में इस सवाल को या किसी सवाल को खाली नहीं छोड़ना है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर लिखना है, चाहे भले ही उसमें से कुछ सवालात गलत आ जाए। अब सौमत हम लिख रहे हैं तो इस तरह से एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से लिख सकते हैं। ट्रिक तो मैंने पहले वीडियो में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं कि सौमत किस तरह से लिखना है। आपको प्लेलिस्ट में 10वीं क्यों मिल जाएगा। उत्तर, माजे सौमत खालील परमाने आहे। ये एक अच्छे बच्चे की निशानी है कि वो शुरू करता है कि मेरे ख्यालात मंदरजा झैल की तरह है। ये लाइन फिक्स है, अब याद कर लो। एक लाइन आपकी बढ़ जाती है। पूर्वी शिक्षण घेण्याचा अधिकार फक्त उच्चवर्णीय समाजाला आणि तोही फक्त पुरुषांनाच होता। पहले ज़माने में ऊंचे दर्जे के लोग और समाज के सिर्फ मर्द हजरात को ही तालीम हासिल करने का हक था। ज्योतिबा फुले यांचा हा निष्कर्ष एखाद्या कवितेसारखा मांडलेला असला तरी तो समाजाचा खरा चेहरा दाखवतो, तात्कालीन सामाजिक संरचना उलगडून दाखवतो। दुर्दैवाने आजही भारतातल्या काही भागात तो लागू होतो और बदकिस्मती से आज भी भारत के बहुत सारे इलाकों में ये मौजूद है कि लड़कियां तालीम नहीं हासिल करेगी। हे चुकीचे आहे, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, दूसरा उतारा हमसे पूछा गया है। अब ये पैराग्राफ दास पीटिका से लिया गया है और इसमें सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है, आकृति पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए। 1 नंबर के लिए पूछा गया है और यहाँ पर 2 बॉक्स है, यानी आधे नंबर का 1 बॉक्स। सवाल है, सुजान कुटुंबाने डासांना दिलेली सल्ला। जो समझदार फैमिली थी मच्छरों की, उन्होंने क्या मशवरा दिया था। मच्छरों को हमको 2 बॉक्स में डिवाइड करके लिखना है। ये आकृति आपको पेपर में बनाना रहेगी। अब हो सकता बॉक्स छोटे हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बॉक्स का एक हिस्सा खाली पैक किए बगैर छोड़ देंगे। पहले लिख लेंगे और बाद में उसको क्लोज करेंगे। तो हम इसका जवाब ढूंढेंगे पैराग्राफ में कि उन्होंने कौन से 2 मशवरे दिए थे मच्छरों को, अच्छी फैमिली के मच्छरों। पहला ये, आपला जन्माचा संसार संबंध आहे, बोलणे तोड़ने कसे चालेल। ये 2 मशवरे हैं। पहला, हमारा जो है तो जन्म का रिश्ता है, और दूसरा, बोलने तोड़ून कसे चालेल। जो ब्लू लाइन में खींच रहा हूँ वो पहले बॉक्स में आएगा और जो रेड बॉक्स लाइन में खींच रहा हूँ वो दूसरे बॉक्स में आएगा। इस तरह से ये जवाब पर हमको 1 नंबर मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, चौकटी पूर्ण करा। ये सवाल पैराग्राफ में से पूछा हुआ है 2 नंबर के लिए। यहाँ पर भी 4 बॉक्स है, यानी हर बॉक्स पर हमको आधा नंबर मिलेगा। अगर उसमें से कोई एक गलत हो जाएगा तो उस पर से आधा नंबर हमारा कम हो जाएगा, लेकिन बाकी नंबर हमारे सेव रहेंगे, इसलिए छोड़ना नहीं है। सवाल पूछा गया है, बॉक्स में देखो लिखा हुआ है, दासू व दासी या सुजान कुटुंबाने मानवाला दिलेली समझ। दासू और दासी जो मच्छरों का समझदार फैमिली थी, उन्होंने इंसानों को कौन सी समझ दी। जो भी उन्होंने इंसान को मशवरे दिए थे 4 बॉक्स में हमको डिवाइड करना है। तो पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम। ये रहा पैराग्राफ।
4 बॉक्स में 4 बातें हमको लिखना है। तो पहली बात हम लिखेंगे, देखो मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, रक्ताचे नुकसान फारसे मोठे नाही। पहली समझ, तो ये उठाएंगे और बॉक्स में हम ले जाकर रख देंगे। काही मिनिटातच ते भरून येते, ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको उठाएंगे और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे आणि तू खाकरतोस शिंकतोस त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स। यहाँ तक ये तीसरे बॉक्स में लिखेंगे। अब ब्लैक लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, रक्ताचेच का एवढे घेऊन बसला आहेस। ये 4 बातें हैं जो उन्होंने मशवरे के तौर पर इंसान से कहा। उसके बाद यहाँ पर 100 मत नहीं पूछा गया, 3 नंबर के लिए 3 खाली जगह, यानी एक खाली जगह 1 नंबर की है, वहां पर आधे नंबर के लिए थी। ठीक है, अब सवाल है एका शब्दात उत्तरे लिहा, यानी एक लफ्ज में उत्तर लिखो। शब्द यानी लफ्ज, इसका जवाब कैसे आना चाहिए? एक लफ्ज में आना चाहिए। पहला सवाल जिमनी सवाल है, माणसाच्या शरीरातील रक्त काढणे हे डासांचे, इंसान के जिस्म में से खून निकालना ये मच्छरों के, ये मच्छरों का क्या है? रेड लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं, जैविक कर्तव्य, जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद दूसरा सवाल है, डासांमध्ये सुजान कुटुंब म्हणजे, मच्छरों में समझदार फैमिली यानी कौन? दासू आणि दासी, ये समझदार फैमिली थी। तीसरा जिमनी सवाल है, मांसांचे अनेक प्रोटीन वाया जातात ते कृत्य, इंसान के बहुत सारे प्रोटीन्स वेस्ट चले जाते हैं वो काम। पैराग्राफ में हमको मिलेगा खाकरतोस शिंकतोस। अब यहां से पद्य विभाग शुरू होता है। पद्य विभाग में 2 नज़में पूछी जाती है, उसके पैराग्राफ पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के लिए, यानी 8 नंबर के लिए। तो पहली नज़म यहाँ पर हमसे पूछी गई है, पिवड़े तांबूस सायंकाळची शोभा जिसका नाम है, वो नज़म यहाँ पर हमसे पूछी गई है और उसमें 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है, कवि ने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्ये। वैशिष्ट्य के मानी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में आता है। वैशिष्ट्य यानी सिफत, खूबियां। ठीक है, यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, हमको 3 बॉक्स में डिवाइड करके लिखना है कि शायर ने धूप की कौन सी खुसूसियात बयान की है। 3, तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ 3 बातों को। पिवड़े तांबूस, सुनहरे रंग की धूप, ऊन कौड़े नाजुक, पसरे चौफेर चारों तरफ फैलते हैं। ये 3 खूबियाँ जो है यहाँ पर आपको 3 बॉक्स में लिखना है। दूसरा सवाल उसके अंदर पूछा गया है, दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा, कि दिए हुए लाइन का खुलासा लिखिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ है यानी शेर है, इस शेर का तर्जुमा खुलासा आपको शॉर्ट में यहाँ मराठी में बयान करना है, किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर शेर है, झाडांनी किती मुकुट घातले, डोके सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। हम उत्तर इस तरह से लिखेंगे। इसका भी तरीका मैंने वीडियो में बताया था, उन बच्चों के लिए जो मराठी में बहुत कमज़ोर हैं, वो भी ये सवाल न छोड़े, इसलिए उनको मैंने ट्रिक बताया था। आप वो वीडियो देख लें। इसी तरह जैसे ये आया ना, दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा, इसके जगह आ सकता है दिलेल्या पंक्तीचा भावार्थ लिहा, या फिर अंतिम 4 पंक्तीचा भावार्थ लिहा, आखिरी 4 लाइन का खुलासा लिखिए, या फिर प्रथम 4 पंक्तींचा भावार्थ लिहा, पहली 4 लाइनों का भावार्थ लिखो। इस तरह के 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर वो पूछ सकता है। अब इसका जवाब लिखते वक्त हम शुरू करेंगे, ये लाइन आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। सदर ओळी सायंकाळची शोभा या कवितेतून घेतलेली आहे। या कवितेचे कवी
ने खूप चांगल्या प्रकारे विपुल लेखन केलेले आहे। यहाँ तक ये लाइन सेम रहेगी। अगर नज़म का नाम याद नहीं आता तो नज़म का नाम आप यहाँ से हटा देंगे और पढ़ेंगे सदर ओळी कवितेतून घेतलेली आहे। लेकिन ये लाइन आप याद कर ले, एक मसाले के तौर पर आपको काम आएंगी। बाकी जवाब नीचे दिया जा रहा है, आप इसको समझ ले। इसमें दूसरी कविता भी पूछी गई है, लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बता रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, उस नज़म के पैराग्राफ को। अब यहाँ पर विभाग नंबर 3 भाषा अभ्यास यानी ग्रामर, तीसरा हिस्से पर हम आए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 है अ व्याकरण घटकावर आधारित कृति, ग्रामर पर के जुजू पर मौजूद ये सब अमल। सूचनेनुसार कृति करा, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें सबसे पहला ज़िमनी सवाल है नंबर 1, तो कमालीचा निराश झाला, काळ ओळखा, 1 नंबर के लिए। जुमला दिया हुआ है, ज़माना पहचानना है और उसके लिए 1 नंबर मख्तज है। अब आप आंसर पेपर में जवाब कैसे लिखेंगे? ये जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है। क्या करना है? ज़माना पहचानना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। ये आपका पेपर है, आपने सवाल नंबर 3 अ, फिर उसका 1, ये आपका मेन सवाल हो गया, फिर उसका ज़िमनी सवाल नंबर 1 उत्तर। अब उसका जवाब हम यहाँ लिखेंगे। अब सवाल है तो कमालीचा निराश झाला, कौन सा ज़माना है? ये है भूतकाळ, तो यहाँ पर हम जवाब में लिखेंगे भूतकाळ। बस जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद नंबर 2, आई त्यानंतर बाहेर आली, भविष्यकाळ करा। अब यहाँ पर इस जुमले को हमको ज़माने मुस्तकबिल में बदलना है, उस पर 1 नंबर रखा गया है। तो इस जुमले को हम कैसे बदलेंगे? आई त्यानंतर बाहेर येईल, इस तरह से। दो नंबर के लिए बॉक्स पूछा हुआ है और सवाल है खाली दिलेल्या वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुड़वा। दर्ज झैल में दिए हुए मुहावरे और उनके मतलब की जोड़ियां लगाइए। वाक्प्रचार यानी मुहावरे दिए हुए हैं, उनके सही मतलब से जोड़ी लगाना है। अब मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ, आपको एरो नहीं लगाना है, बल्कि जो जवाब उसका है उसके सामने उसका जवाब लिखना है। जैसे साथ घालने, इसका सही मतलब होता है हाँक मारने यानी आवाज लगाना, तो इसका जवाब ऑलरेडी इसके सामने है, मैं एरो लगाया हूँ, आपको एरो नहीं लगाना है, डायरेक्ट उसके सामने लिखना है। उसके बाद तोड़ देने यानी मुकाबला करना, इसका जो सही मतलब है सामना करना यानी मुकाबला करना। अभी मैं एरो इधर बता रहा हूँ, लेकिन आपको एरो नहीं लगाना है, बल्कि तोड़ देने के सामने निरक्षर असने ये हटाएंगे और उसकी जगह सामना करने लिखेंगे। ठीक है, आमने सामने जवाब होना चाहिए, यही सही तरीका है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आ, भाषिक संपत्तिवर आधारित शब्द संपत्ति। इसमें सबसे पहला सवाल है समानार्थी शब्द लिया यानी हम मानी अल्फाज लिखिए। तो नंबर 1 रात्र, उसके समानार्थी शब्द है रजनी और निशा। पाखरे यानी परिंदे, इसका हम मानी अल्फाज है मराठी में पक्षी। इस तरह से जवाब। नंबर 2 खाली दिलेल्या शब्दातील अक्षरापासून स्वतंत्र 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। दर्ज झैल में दिए हुए शब्द के अक्षर यानी हुर्फों से आज़ाद 2 बमानी लफ्ज बनाइए। यानी यहाँ पर हमको फूल पाखरे दिया हुआ है, ये फूल पाखरों के हुर्फों से हमको 2 अलग अलग लफ्ज बनाना है। अब सवाल नंबर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि किस तरह से डालना है, और उसके बाद उत्तर में आप लिखेंगे नंबर 1 फूल। फूल पाखरे में पहला क्या आ गया? फूल।
और दूसरा है पाखरे यानी परिंदे। दो आपको बनाना है सिर्फ अलग अलग करके। आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो। ये वाला खाली दिलेल्या शब्दातील अक्षरापासून स्वतंत्र दोन अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बच्चे इसको न समझने की वजह से छोड़ देते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3, अचूक शब्द ओळखून लिहा। अचूक यानी सही, चूक यानी गलत। अब इसमें से हमको अचूक निकाल के अपने पेपर में लिख लेना है। यहाँ पर 4 लफ्ज है, सूर्य 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 सूर्य। अब इसमें से 3 सूर्य जो है वो गलत है, 1 सूर्य लिखा हुआ बिल्कुल सही है। तो आपको चारों लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो सही सूर्य है, जैसे सेकंड नंबर का सूर्य ये वाला, वो सही है। इसको उठाएंगे और क्वेश्चन नंबर डालकर उत्तर डालकर उसको वहां लिख देंगे अपने आंसर शीट में। चारों लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 4, विराम चिन्हांची नावे लिहा। विराम चिन्हों की नाम लिखो। अब यहाँ पर आपको आंसर शीट में विराम चिन्ह भी देना है और उसके आगे उसका नाम भी लिखना है। तो पहला निशान है फुल स्टॉप, जिसको मराठी में बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। और दूसरा है उद्गार वाचक चिन्ह यानी फजाइया निशान, इसको मराठी में बोलते हैं उद्गार वाचक चिन्ह। उसके बाद उपयोजित लेखन के हिस्से की तरफ हम चल रहे हैं। उसमें प्रश्न नंबर 4 है पत्र लेखन, और पत्र लेखन में है मांगनी पत्र। मांगनी यानी डिमांड करना, मांगने वाला पत्र यहाँ पर दिया हुआ है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। माननीय व्यवस्थापक साफल्य बुक डेपो टिळक रोड पुणे यांच्याकडून पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र लिहा। आपके मन में सबसे पहला सवाल उठना चाहिए कि ये सवाल औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो उसका जवाब है कि ये औपचारिक है, क्योंकि ये मित्र, मैत्रीन, बाबा, आई या किसी रिश्तेदार को नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये औपचारिक पत्र है। अब औपचारिक पत्र के बाद आपको उसका फॉर्मेट याद आ जाना चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया उसकी ट्रिक, उसका फॉर्मेट, या फिर जो आपने याद किया वो। उसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि इस लेटर में प्रति का पता क्या होगा, यानी प्रति में एड्रेस क्या डालेंगे। अब यहाँ पर प्रति का एड्रेस क्या दिया हुआ है, माननीय व्यवस्थापक साफल्य बुक डेपो टिळक रोड पुणे। इनको आपको पत्र लिखना है, इसलिए पत्र का एड्रेस जैसा के वैसे एक के नीचे आप एक डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ। और तीसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए प्रेषक का पता, कि प्रेषक का एड्रेस में क्या आएगा। अब प्रेषक का एड्रेस आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप मन से कोई भी एड्रेस प्रेषक में यानी लास्ट में रखेंगे। जैसे अ ब क मदनपुरा मुंबई नंबर 8, इस तरह से नॉर्मल। यहाँ पर इस पेपर को, इस सवाल को जो पत्र का है हम सॉल्व करके देखेंगे। ये फॉर्मेट है, बहुत आसान हमने बनाया है, जो किसी भी पत्र के पत्र में फिट हो जाता है। ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। अनौपचारिक का भी हमने दिया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले दिनांक हम डालेंगे, जो आज की दिनांक है आपके पेपर की 1 मार्च 2019 मैंने यहाँ पर लिखा। प्रति कॉमा, अब उसके नीचे लिखेंगे हम माननीय व्यवस्थापक कॉमा। ठीक है, यहाँ पर तो सवाल में एक के बाद एक दिखा हुआ है, लेकिन हम वैसा सेम टू सेम एक के बाद एक नहीं लिखेंगे, हम एक के नीचे एक लिखेंगे। ये आपका प्रति का एड्रेस है जो पेपर में दिया हुआ है। अब ईमेल आईडी अगर दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, या ईमेल आईडी की ज़रूरत भी नहीं है फॉर्मेट में, लेकिन बेटर है कि आप सेम टू सेम ईमेल लिख देंगे abc@gmail.com। विषय यानी मजमून, आप पत्र क्यों लिख रहे हो, तो आप खाली जगह में देखो वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको उसे फील करना है। यह फॉर्मेट जो ब्लैक वर्ड्स में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने याद कर चुका है, हम उसके खाली जगह फील कर रहे हैं बस। पुस्तकांची मागणी
बाबत या पुस्तकांची मागणी करणे बाबत, ये विषय हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 महोदय कॉमा, उसके बाद यहाँ से मॅटर शुरू होता है। उपरोक्त विषयानुसार आम्ही या अगोदरही पत्र व्यवहार केला आहे, परंतु आपल्याकडून याबाबत कोणतेही पत्राचे उत्तर मिळाले नाही। मी आपणास विनंती व अपेक्षा करते यानी लड़की और लड़का रहा तो करतो कि यावेळी आपण माझ्या पत्रास उत्तर देणार। इससे पहले भी हमने इस मजमून पर पत्र व्यवहार किया है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। इस बार मैं आपसे उम्मीद और दरख्वास्त करता हूं कि इस बार आप मुझे जवाब देंगे। पत्र लिखने, हालांकि आप झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले आपने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है, लेकिन हमको मवाद लिखना है। अब पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की पत्र लिखने का खास मकसद ये है कि अब यहाँ पर खाली जगह हमको फील करना है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। खाली नमूद केलेले पुस्तके उचित दरात आपल्या पत्त्यावर पाठवण्यात यावे। क्यों लिख रहे हैं आप के नीचे मेंशन किए हुए किताबें हमको मुनासिब भाव में हमारे पते पर भेजना है, और उसमें किताबें दी हुई है विंग्स ऑफ फायर 5, पाकीज़ा आंचल 5, खातून मशरिक 5। ऐसी कोई भी किताबों के आप नाम लिख सकते हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हैं। काफ़ी हो गए 3। फिर आप बोलेंगे करिता आपल्या सेविशी विनंतीपूर्वक सविनय सादर, ये आपके खिदमत में पेश है। नंबर 7 धन्यवाद। नंबर 8 आपला आपली विश्वासू, लड़का रहा तो आपला, लड़की रही तो आपली विश्वासू नाव। आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है सवाल में, तो क्या नाम रहेगा आपका? अ ब क। कहाँ से लिख रहे हैं? मदनपुरा, मुंबई। नीचे लिखना है, मैंने बाजू में लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी। आपको नीचे एक लाइन बढ़ाकर लिखना है मुंबई नंबर 8। ईमेल, अभी ईमेल किसका रहेगा? आपका रहेगा, ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन आप जैसे के वैसे लिख देंगे xyz@gmail.com। एक ईमेल ऊपर है abc@gmail.com और एक नीचे है xyz@gmail.com। अब प्रश्न नंबर 4A, खालीलपैकी कोणतेही एक कृती सोडवा। मंदरजा झैल में से कोई एक अमल आपको पूरा करना है। या तो जाहिरात लेखन लिखना है या बातमी लेखन लिखना है, दोनों में से। ठीक है, अब जाहिरात लेखन है, शाळेच्या बससाठी ड्रायव्हरची आवश्यकता या विषयासाठी जाहिरात तैयार करा। स्कूल की बस के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है, इसके लिए आपको जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इसका वीडियो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा है बातमी लेखन, शहरात डेंग्यूचा वाढता फैलाव, महानगरपालिकाकडून आरोग्य तपासणी। शहर में डेंगू फैल रहा है, इसके लिए महानगरपालिका की तरफ से जांच होने वाली है, इसके लिए आपको न्यूज़ बनाना है। ठीक है, इसका जवाब भी हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4E निबंध लेखन। निबंध लेखन यहाँ पर 4 नंबर के लिए पूछा हुआ है और 2 निबंध हमसे पूछे गए हैं। एक वर्णनात्मक निबंध है और एक आत्मकथन निबंध है। जो वर्णनात्मक है वो है राष्ट्रीय एकात्मता, कौमी यकजहती पर लिखना है, और आत्मकथन में शाळेची आत्मकथा यानी स्कूल की आप बीती लिखना है। तो हम आप बीती कैसे लिखते हैं इससे पहले हमने वीडियो में देख लिया है। आप बीती में मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, आप बीती में हमको वो चीज़ बन जाना पड़ती है। यानी यहाँ पर क्या है, स्कूल की आत्मकथा लिखना है तो आपको लिखना है मैं बनकर, मैं स्कूल हूँ, लोग मुझे अलग अलग नामों से पहचानते हैं, मुझे स्कूल भी कहा जाता है, मुझे मदरसा भी कहा जाता है, मराठी में मुझे शाळा बोलते हैं। ये मैं उर्दू में बता रहा हूँ। जैसे मराठी में मला खूप नावे आहेत, मला लोग स्कूलच्या नावाने ओळखतात, मला उर्दूमध्ये मदरसा म्हणतात। इस तरह से आपको मराठी में उस मजमून को लिखना है। 4 नंबर के लिए है तो तकरीबन 12 से 13 या 15 लाइन आपको, या फिर 10 से 15 लाइन के दरमियान में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल देखेंगे वर्णनात्मक निबंध राष्ट्रीय एकात्मता की। सबसे पहले निबंध लिखते वक्त और कहानी लिखते वक्त इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप टाइटल या हेडिंग ज़रूर देंगे। इस पर आधा नंबर है। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ राष्ट्रीय
एकात्मता, जैसे कि वैसे ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, हेडिंग देना है। उसमें पहला पैराग्राफ, भारतातील सर्व लोक भारतीय आहेत, भारतामध्ये अनेक धर्मीय लोक राहतात, जातीचे लोक राहतात, विविध रंग रूप असलेल्यानंतरही या भारतामध्ये विविधतेतील एकता निर्माण आहे। ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हूँ यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए उसके हिसाब से लिखा हूँ। जैसे सारे भारतीय, सब भारत, विविधतेत एकता, इख्तलाफ में इत्तेहाद, इंग्रजांचे राज्य। अभी 2 पॉइंट जो पहले है मैंने वो पहले पैराग्राफ में कवर किया, दूसरे पैराग्राफ में मैंने कवर किया इंग्रजांचे राज्य, अत्याचार, एकात्मेच्या भावनेमुळे परकीय संकटावर मात। ये 3 पॉइंट कवर किया दूसरे पैराग्राफ में और बाकी पॉइंट तीसरे पैराग्राफ में कवर कर रहा हूँ। तो आपको ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको मजमून लिखना है। मजमून लिखते वक्त आप टाइटल का ध्यान रखेंगे, नए पेज से शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में लिखने की कोशिश करेंगे अगर आपके पास वक्त है तो। दूसरा पैराग्राफ हमने लिखा है, इंग्रज सरकारने भारताच्या लोकांवर अनेक अत्याचार केले, ते देशाला लुटण्याचे प्रयत्न केले। इंग्रज सरकार ने भारत के बहुत सारे लोगों पर जुल्म किया है, उन्होंने देश को लूटने की कोशिश की है, परंतु भारतामध्ये एकात्मेचे भावनांमुळे या परकीय संकटावर आपण मात मिळाली। लेकिन एकजहती की वजह से, उनके एकजहती के जज्बात की वजह से हमने बाहरी मुसीबत को झुठला दिया और देश को आज़ाद किया, आज़ादी दिलाई। तीसरा पैराग्राफ हमने कवर किया है। बाकी पे इसमें पॉइंट्स में हमने लिखा है, आम्ही सर्व भारतीय लोक क्षणोक्षणी त्या वीरांचे आभारी आहोत। ये कौन से पॉइंट्स कवर कर रहे हैं हम? आज आगळे वेगळे चित्र, राजकीय खेळ, सीमावाद, अखंडतेसाठी प्रयत्न। आखिरी के पैराग्राफ पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं इसमें। आम्ही सर्व भारतीय लोग क्षणोक्षणी त्या वीरांचे आभारी आहोत। हम लम्हा लम्हा उन नौजवानों का, वीरों के आभारी है ज्यांनी आपले प्राण देऊन आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, जिन्होंने अपने देश को अपनी जान देकर आज़ाद किया। म्हणून आज आपण सर्व स्वतंत्र जीवन जगत आहोत, इसलिए हम आज़ादाना जिंदगी आज जी रहे हैं। आज वेगळे चित्र या भारताने निर्माण केलेली आहे, एक अलग तस्वीर भारत ने बनाई है। आम्ही सर्व प्रतिज्ञा करतो की या भारतातील अखंडता सदैव राहील अशी प्रयत्न करो। हम कोशिश करेंगे और कसम भी खाते हैं कि इसकी अखंडता यानी यकजहती हमेशा बाकी रहेगी। इस तरह से हमने मजमून लिखा है। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें और पेपर में जाकर अच्छी तरह से लिखें। कुछ टिप्स ये है कि पेपर लिखते वक्त ध्यान रखिए कि पूरा पेपर आप लिखें, कोई एक भी सवाल को ना छोड़ें। नंबर 2, अच्छे से लिखें, ज़्यादा गलतियां ना करें। और नंबर 3, कोशिश करें कि आप किसी से ना पूछें, यूँ समझे कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और हम मेन एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसी हालत सिचुएशन पैदा करके किसी से पूछे बगैर 2 घंटे में आपका पूरा पेपर लिखने की कोशिश करें। शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन अभी 4 सराव पेपर बाकी है, उसमें आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching.